बच्चों, कक्षा 10 से संचन भाग 2 पुस्तक से पाठ 1 है। कहानी है हरिहर काका। लेखक है मिथिलेश्वर जी। उनका जन्म हुआ 31 दिसंबर 1950 को। जन्म स्थान रहा भोजपुर, बिहार। हरिहर काका कहानी के माध्यम से लेखक हमें वहाँ के ग्रामीण जीवन और पारिवारिक जीवन और इसके साथ साथ हमारी आस्था के प्रतीक धर्म स्थलों पर व्याप्त होती जा रही स्वार्थ लिप्सा को उजागर करते हैं। हरिहर काका पात्र पर यह कहानी केंद्रित है। किस तरह से उनके परिवार के लोग और धर्म से जुड़े लोग लालच में पड़कर उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, यह इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक खास तौर से घर और धर्म का असली चेहरा लोगों के सामने लाना चाहते हैं। घर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर लोग अपने सुख दुख और खुशी गम आपस में बांटते हैं, और धर्म स्थल वह स्थान होता है जो घर की नींव को मजबूत रखने में लोगों की मदद करता है, अर्थात उन्हें धार्मिक रास्ते पर लेकर चलता है। लोगों में अपनेपन, सहृदयता और प्यार की भावना को बढ़ावा देते हैं ऐसे संस्कार जिनसे परिवार और समाज एक सुचारू रूप से चल सके, एक सुखी जीवन व्यतीत करें लोग। परंतु लालच में आकर रिश्ते नाते सब भूलकर व्यक्ति किस तरह का व्यवहार कर जाता है। धर्म स्थल दोनों ही अराजकता, अन्याय के पथ पर अग्रसर है। चाहे परिवार देखिए, चाहे धर्मस्थल देखिए, दोनों ही जगह पर अत्याचार और अन्याय देखने को मिलता है। इसी उद्देश्य को कथाकार ने अर्थात लेखक ने इस कहानी का उद्देश्य माना है। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम मिथिलेश्वर जी का जीवन परिचय जान लें। वो किस तरह के लेखक रहे हैं, किस तरह की उन्होंने रचनाएं रची हैं। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैशाली है गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। उन्होंने अपनी सभी हायर एजुकेशन प्राप्त कर ली। एमए हिंदी में किया और पीएचडी भी करने के बाद उन्होंने अपने कामकाज के रूप में टीचिंग प्रोफेशन को चुना। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में वे कार्यरत हैं। उनके लेखन शैली के बारे में जानते हैं। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन अर्थात गांव का जीवन किस तरह से होता है उसको बखूबी उकेरा है। अपनी कहानियों में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। इनकी कहानियां वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर विरोधों को उद्घाटित करती हैं, अर्थात गांव के जीवन में आंतरिक तौर पर किस तरह के विरोधाभास हैं, किस तरह की वहां की सामाजिक स्थिति है, उसको वे दर्शाते हैं, जिनसे पता चलता है कि आजादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया है। ये आजादी के समय के बाद के समय गांवों के जीवन में किस तरह का बदलाव आया है, किस तरह से वहां की स्थिति भयानक हो गई है और कठिन हो गई है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, तिरिया जन्म, हरिहर काका जिसकी आज हम कहानी सुनेंगे, एक में अनेक, एक थे बोपीलाल, भोर होने से पहले, मिथिलेश्वर की श्रेष्ठ कहानियां, गांव के लोग, विघय बाबू आदि। जिंदगी का एक दिन, 6 महिलाएं, माटी की महक, धरती गांव की प्रतिनिधि कहानियां। इनकी अधिकतर कहानियां ग्रामीण जीवन पर आधारित है। कुछ इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें से प्रसिद्ध है झुनिया और युद्ध स्थल। इन्हें अनेकों पुरस्कार भी मिले। बाबूजी पुस्तक के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वर्ष 1976 के लिए इन्हें अखिल भारतीय मुक्ति बोध पुरस्कार मिला। बंद रास्तों के बीच जो पुस्तक लिखी इन्होंने, उसके लिए सोवियत रूस द्वारा वर्ष 1979 के
सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। मेघना का निर्णय एक बहुत ही सुंदर कहानी है। पुस्तक के लिए इन्होंने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 1981-82 के यशपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे श्रेष्ठ हिंदी लेखक के लिए वर्ष 1983 में इन्हें अमृत पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। सुरंग में सुबह उपन्यास के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा अखिल भारतीय पुरस्कार से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि मिथिलेश्वर जी बहुत ही सर्वोत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ कवि साबित हुए, लेखक साबित हुए और उनकी रचनाएं श्रेष्ठतम हैं। ये हम उनको पढ़कर ही जान सकते हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है हरिहर काका। मिथिलेश्वर जी का हरिहर काका के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ये उनके बचपन की कहानी है, उनका अपना वास्तविक अनुभव है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ, ये मिथिलेश्वर जी कह रहे हैं, क्योंकि ये उनकी अपनी जीवन की कहानी है। उन्होंने क्या महसूस किया, काका के साथ उनका कैसा रिश्ता था और काका के साथ किस किस तरह की घटनाएं उनके जीवन में हुई, उनका क्या असर हुआ, ये जानेंगे। मिथिलेश्वर जी कह रहे हैं कि हरिहर काका के यहाँ से वे अभी अभी लौटे हैं। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। न जाने वो क्यों मौन है। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने अपना सिर उठाकर एक बार मुझे देखा। उनका देखने से ही मैं समझ गया कि क्या बात है, उन पर क्या गुजर रही है। फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। उनकी यह दयनीय स्थिति देखकर मैं चिंतित सा हुआ। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं का अर्थ है कलेशों अर्थात कष्ट, दुखों के बीच वह घिरे हुए थे, कुछ ऐसा उनके साथ घटित हुआ था जिससे वो बहुत दुखी थे और जिस मनस्थिति में वह जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। जुबान से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अर्थात मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा जैसा कि उनके साथ बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता था, इसलिए मैं उनके मन की बात समझ गया। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, इज्जत देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं, क्योंकि वे हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उनका और मेरा रिश्ता बचपन से ही रहा है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति अर्थात मेरा लगाव, मेरा प्रेम अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं इसके। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। उनके साथ जिस तरह का मेरा व्यवहार रहा या उनका मेरे साथ किस तरह से नाता रहा, और इस तरह के वैचारिक कारण भी हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, इस कारण मेरा उनसे लगाव होना स्वाभाविक था। और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती हैं कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। उनका मेरे से बहुत स्नेह था। अपने कंधे पर बैठाकर वे मुझे अक्सर घुमाया करते थे। ऐसा लगता था जैसे पिछले जन्म का ही कोई नाता हो। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज्यादा हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ अर्थात बड़ा हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई। अर्थात मिथिलेश्वर जी की जो दोस्ती थी, मित्रता थी, बड़ा होने के बावजूद कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी। हरिहर काका के साथ उनका जो घनिष्ठ प्यार भरा रिश्ता था वो बढ़ता ही गया। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी, जबकि उनकी उम्र और मेरी उम्र में बहुत अंतर था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो मेरे लिए ही इंतजार कर रहे थे।
माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई, उनका किसी से इतना लगाव नहीं हुआ। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, सब कुछ कह देते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, बहुत सारी कहानियां किस्से सुनाते थे, अपने अनुभव के किस्से सुनाते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने अब बंद कर दिया था। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया था। ऐसा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, चिंता होने लगी उनकी। जैसे कोई नाव बीच मझधार में, मझधार का अर्थ है बीच में, फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर अपनी रक्षा न कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन, विलीन का अर्थ है लुप्त हो जाना, हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। जिस तरह से एक नाव लोगों से भरी हुई समुद्र के बीच में फंस जाती है तूफान के आने पर, और लोग चिल्लाकर अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी चिल्लाहट किसी तक नहीं पहुंच सकती, कुछ ऐसी ही हालत हरिहर काका की भी थी। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं था। विकल्प का अर्थ है दूसरा उपाय। ऐसा लगता था हरिहर काका के पास कोई और तरीका ही नहीं है इस कश्मकश और इस दुख से उबरने के लिए। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं था। मेरा मन बिल्कुल ये नहीं मान रहा था कि हरिहर काका के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है या उनकी मनस्थिति यहाँ तक पहुंच सकती है। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। वे जीना भी चाहते थे और कहीं न कहीं मर जाना भी। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए थे। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सकें, अपने मन को शांत कर सकें। कोई ऐसी उक्ति, उक्ति का अर्थ है उपाय, कोई ऐसा उपाय नहीं उन्हें नजर आता जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें, अपने दुखों से निजात पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी अगर होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। लेखक ने जब देखा हरिहर काका कितने दुखी हैं, उनके साथ जो कुछ भी घटित हुआ, अगर शायद मेरे साथ भी होता तो मैं भी इस मौन अवस्था में पहुंच जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, ये एक प्रश्न है। यह कौन सी स्थिति है, ऐसा क्या हुआ उनके साथ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यह सब बताने से पहले मैं अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुर बाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ। ठाकुर बाड़ी का अर्थ है देवस्थान। गांव में एक खेड़ा या देवी का स्थान होता है, उसे ठाकुर बाड़ी कहा जाता है, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। लेखक यह बताना चाहते हैं कि हरिहर काका के साथ जो भी कुछ हुआ उसमें ठाकुर बाड़ी का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। लेखक अब अपने गांव के बारे में बता रहे हैं, वह कहाँ पर है और कैसा है और वहां के लोग कैसे हैं। हसन बाजार बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का एक बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य में स्थित एक बरगद का पुराना पेड़ अर्थात वृक्ष, और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है जिसे ठाकुर बाड़ी कहते हैं, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। गांव में इस ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है, जो किस्से कहानियां सुनाए जाते हैं कि ठाकुर बाड़ी किस तरह से इसकी स्थापना हुई, वह यह कि वर्षों पहले, बहुत साल पहले, जब यह गांव पूरी तरह से बसा नहीं था, कहीं से एक संत महात्मा, साधु महात्मा आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे।
जब से वे इस स्थान पर बैठकर पूजा अर्चना करने लगे तो लोगों की धार्मिक आस्था भी बढ़ने लगी। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई। मंदिर के कलेवर में अर्थात मंदिर के अक्षेत्र में भी विस्तार होता गया, बढ़ोतरी होती गई। लोग ठाकुर जी को मनोती मनाते, अपनी मन्नतें रखते, क्योंकि उनका विश्वास उसमें बहुत बढ़ चुका था, आस्था बहुत बढ़ चुकी थी। किसी के यहाँ पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो जाए या लड़के को नौकरी मिल जाए, इस तरह की लोग मन्नतें करते थे और जब वे पूरी हो जाती थी पूरी श्रद्धा के साथ दान अर्चना करते थे। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते, जो भी कुछ उनके पास होता। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत तक का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। इस तरह से ठाकुर बाड़ी के क्षेत्र में बढ़ोतरी होने लगी, क्योंकि लोग अपनी जमीनों का भी दान करने लगे थे। यह परंपरा अर्थात यह रीति रिवाज आज तक जारी है। ऐसा आज तक होता आ रहा है। अधिकांश लोगों का विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, उसमें ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। उनकी इतनी दृढ़ आस्था है ठाकुर जी बारी में कि वे जो कुछ भी उनके साथ अच्छा होता है उसका श्रेय ठाकुर बारी को देते हैं। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनोती मनाई गई थी, उनकी मन्नतें मांगी गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर बारी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। और कहीं विकास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन लोगों के विश्वास और श्रद्धा के कारण ठाकुर बारी का विकास जरूर हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुर बारी से ही पहचाना जाने लगा है। यह ठाकुर बारी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बारी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की यानी कि इसके मुकाबले की कोई और दूसरी ठाकुर बारी नहीं है। ठाकुर बारी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। ये बहुत बड़ी बात है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो कि इसकी देखरेख करती है, जो ठाकुर बारी की देखरेख और संचालन अर्थात चलाना, सुचारू रूप से उसकी देखभाल करना के लिए प्रत्येक 3 साल के अंतराल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति का अर्थ है लगाया जाना, नियुक्त करना, किसी को पदोन्नत करना। ठाकुर बारी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना। ठाकुर बारी के महंत और पुजारी जन, उन सब का यही मकसद है कि गांव के लोगों के बीच उनके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा बनी रहे, उनके मन में भक्ति भावना पैदा करना उनका मुख्य उद्देश्य है। धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना, जो लोग धर्म से जिनका नाता टूट गया है, विमुख हो गए हैं, दूर हो गए हैं, उनको सही रास्ते पर लाना यानी कि धार्मिक रास्ते पर लाना, आध्यात्मिकता से जोड़ना उनका मुख्य मकसद है। ठाकुर बारी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। ठाकुर बारी में धार्मिक कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं, जिसमें गांव के लोग खुशी खुशी हिस्सा लेते हैं। उनकी भी ठाकुर जी के प्रति अपार श्रद्धा है।